आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। यहाँ पर ये दो आवेशित चालक रखे हुए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। यदि हम इन्हें आपस में जोड़ दें तो इनमें जो आवेश है वो किस प्रकार से वितरित होगा, इनका विभव कैसा रहेगा और इनकी धारिता में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि तो हमारे पास दो चालक हैं जो कि पृथक्कृत हैं, एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं, आइसोलेटेड हैं। तो पहले चालक पर क्या है, आवेश Q1 है, Q1 आवेश है और इस पहले चालक की धारिता कितनी है, C1। और धारिता क्या होता है, चालक का गुण होता है, ये क्या है, परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि इसकी धारिता C1 है तो ये C1 ही रहेगी और इस चालक की धारिता C2 है तो C2 ही रहेगी। अब जब हमने इसे Q1 आवेश दिया है तो इस पर विभव कितना आ गया है, V1। ये किसके लिए, चालक ए के लिए। और यहाँ पर जो हमने ये तार दिखाया हुआ है, तार जोड़ा गया है इन दोनों चालकों को जोड़ने के लिए, इसकी धारिता कितनी होगी, नगण्य, यानी कि इसकी कोई धारिता नहीं होगी, ये कोई भी बिजली अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा और किसी प्रकार का आवेश जो है इस तार के ऊपर नहीं रहेगा। तो नगण्य धारिता का ये हमने यहाँ पर तार लिया हुआ है। और इसी प्रकार से दूसरा चालक है, इसकी धारिता C2 मान के चले हैं हम, और ये भी अपरिवर्तित रहेगी इस चालक के लिए। और इसका आवेश Q2 है, जब इस पर Q2 आवेश हम आता है तो इसका विभव कैसा हो जाता है, V2। तो यही सब है यहाँ पर। माना कि दो पृथक्कृत चालक ए व बी, पृथक्कृत का मतलब क्या है, ये किसी प्रकार से किसी अन्य चालक से जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं, ना ही ये पृथ्वी से टच हैं ना ही किसी चालक से टच हैं। यानी कि जितना आवेश हमने इस पर दे दिया उतना आवेश ही इस पर बना रहेगा। चालक कौन कौन से हैं, ए और बी, जिनकी धारिताएँ C1 व C2 हैं, जो कि हमेशा निश्चित रहती हैं, अपरिवर्तित रहेंगी, C1 C2 ही रहेंगी। आवेश Q1 व Q2 देने पर इनका विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, इसका V2 हो जाता है। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या था कि U = 1/2 QV या फिर 1/2 CV²। अभी हम देखते हैं कि V विभव पर यदि कोई आवेश Q है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी ऊर्जा होती है U = QV, सीधा QV। ये क्या बात इसमें कही जा रही है, V विभव पर आवेश Q की ऊर्जा, ये हमारा विभव क्या है, ये V है, इस पर आवेश Q की ऊर्जा कितनी होगी, QV। लेकिन स्थिति ऊर्जा में हम क्या पढ़ते हैं कि हम आवेश को लेकर आते हैं किसने विभव से, शून्य विभव से लेकर आते हैं। जब धीरे धीरे आवेश का मान हमारा Q होता है तब जाकर हमारा विभव Q होता है। यानी कि हमारा प्रारंभिक विभव कितना था, 0, और अंतिम विभव कितना था, V। तो यदि हम इन दोनों का औसत लेके चलें तो कितना आता है, V/2। यानी कि Q आवेश को जब धीरे धीरे हम लेकर आए हैं, आवेश का मान हमारा Q हुआ है, तब जाकर विभव V होता है। तो हमारा जो विभव है वो एवरेज कितना रहता है, V/2। इस प्रकार से संधारित्र की या किसी चालक, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा में 1/2 आगे आ जाता है। और यदि हम सीधा सीधा ये बात कहें कि विभव V पर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, QV, क्योंकि ये सीधा विभव V पर आया है और ये क्या है, विभव 0 से आया हुआ है। यहाँ पर 0 विभव है, ये 0 विभव से V विभव तक आया हुआ है, तो कितना इसका एवरेज निकल के आ रहा है, V/2। तो इसलिए यहाँ पर 1/2 रहता है स्थिति ऊर्जा, और विभव V पर आवेश की ऊर्जा कितनी हो जाती है, QV। ये बात हम उस वीडियो में नहीं बता पाए थे, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दी है। अब देखिए, अब यहाँ पर विभव V1 और V2 हो जाता है तो चालक A पर, यानी कि इस गोले A पर आवेश का मान कितना हो रहा है हमारा, Q1 = C1V1। ये किससे निकल गया है, हमने संधारित्र की या धारिता की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या होता है, C = Q/V होता है। तो ये धारिता का मान क्या है, C = Q/V। तो यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा Q = CV। तो Q1 = C1V1 और Q2 = C2V2। ये यहाँ से धारिता की परिभाषा से निकल के आ रहा है। धारिता की परिभाषा किसके पदों में थी, Q = V। जैसे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है
तो क्या है, सीधा सीधा Q अनुक्रमानुपात V, जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे चालक पर विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाता है, धारिता के बराबर, उस चालक की धारिता के बराबर हो जाता है इसका मान। तो फिजिक्स में क्या है, हमको अपने जो भी कुछ पढ़ते जा रहे हैं वो सब हमको याद रहना चाहिए और उनका हर जगह पर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता रहता है, कहाँ पर कैसा इस्तेमाल हुआ है, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, Q1 = C1V1, यानी कि इस गोले पर आवेश की मात्रा जो Q1 है उसका मान है C1V1, और इस गोले पर आवेश की मात्रा Q2 है उसका मान कितना है, C2V2। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि यदि हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनमें आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे यदि इस पर विभव का मान अधिक है, यानी कि V1 > V2, तो क्या है, इस गोले से आवेश इस गोले की ओर चला जाएगा, चाहे भले ही Q1 < Q2 या फिर Q1 < Q2। इन दोनों में से कोई भी स्थिति हो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी प्रभाव पड़ेगा सिर्फ इसका पड़ेगा। यानी कि जिस भी गोले पर विभव अधिक होगा, चाहे भले ही उस पर आवेश की मात्रा कम हो, यहाँ पर आवेश की मात्रा जो है Q1 है कम है Q2 से, लेकिन क्या है, हमारा विभव का मान अधिक है, और या फिर ये कंडीशन बनती है Q1 का मान अधिक हो Q2 से, तो आवेश की मात्रा का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी प्रभाव पड़ेगा हमारा विभव के कारण पड़ेगा, यानी जिस गोले पर विभव अधिक है तो उस गोले से निम्न विभव की ओर आवेश जाएगा। कौन सा आवेश जाएगा, धन आवेश। और ऋण आवेश क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आता है, और धन आवेश हमेशा, तो हम जितनी भी यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो धन आवेश को अपना ओरिजिन लेके चलते हैं, धन आवेश के सापेक्ष पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आवेश के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो धन आवेश के लिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हम जो आवेश है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो जो हम आवेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, धन आवेश के लिए करते हैं। अभी देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा ये तार है वो कैसा है, इसकी कोई धारिता नहीं है। यदि हम इससे जोड़ते हैं तो इस पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। ये हम मान के चलते हैं, आदर्श कंडीशन लेके चलते हैं कि ये हमारा बिल्कुल धारिता इसकी शून्य है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें क्या आवेश क्या है, नष्ट नहीं होता है। तो आवेश इस गोले से इस गोले पर आता है, यदि इसका V1 > V2 है तो आवेश का मान हमेशा हमारा कैसा रहेगा, समान। और C1 ये क्या है, चालक का अपना गुण है, तो ये भी हमेशा C1 ही रहेगा, ये C2 रहेगा। लेकिन यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसकी संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी, C1 + C2। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी धन आवेश है और इस पर भी धन आवेश है। तो यहाँ पर अगर हम धन आवेश को धन आवेश से जोड़ते हैं और ऋण आवेश को ऋण आवेश से जोड़ते हैं तो ये संयोजन हमारा कैसा कहलाता है, समांतर संयोजन। यानी धन आवेश को धन से जोड़ दिया और ऋण आवेश को हमने ऋण से जोड़ दिया, तो ये हमारा कैसा हो गया, समांतर संयोजन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो समांतर संयोजन में क्या होती है, धारिता हमारी कैसे जुड़ जाती है, सीधी सीधी जुड़ जाती है, C1 + C2 हो जाती है। और यदि हमारा एक ध्रुव धन है, दूसरा ऋण है, फिर धन है, फिर ऋण है, अब हम इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा कहलाता है श्रेणी संयोजन। तो उसमें क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती इनका योग होता है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो C1 + C2 लेके आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसका हमने धन ध्रुव और धन ध्रुव आपस में जोड़ा हुआ है। तो समान प्रकार के ध्रुव जोड़े जाते हैं तो वो समांतर संयोजन होता है। उसमें धारिता कैसी ली जाती है, तुल्य धारिता C1 + C2 ली जाती है। तो इन दोनों गोलों को जब आपस में जोड़ देंगे तो इसकी जो संयुक्त धारिता होगी वो कितनी बनेगी, C1 + C2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा आवेश कितना है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। और ये भी धन ध्रुव धन आवेश है, इस पर भी धन आवेश है, हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, तो इसकी धारिता भी कितनी हो जाएगी, संयुक्त धारिता C1 + C2। तो इस प्रकार से ये दोनों हमने आपस में जोड़ दिए हैं, तो आवेश इनका कैसा जुड़ गया है और धारिता भी इनकी जुड़ गई है। अब क्या है, अब इन दोनों को हमने जोड़ा है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश जो हमारा आया है तो इसके विभव के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो परिवर्तन कैसा होगा, अब इस दोनों अलग अलग निकाय हैं A और B,
अब इसे हम एक निकाय मानकर चलें तो हम विभव कैसे निकालेंगे कि विभव हमारा हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है Q/C। तो यहाँ पर अब जो Q है वो क्या है, इन दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी Q1 + Q2 यानी कि कुल आवेश। और यहाँ पर C है यानी कि फिर इन्हीं दोनों को एक मान के चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो ये क्या है, अब ये संयुक्त रूप से A + B एक चालक बन गया है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा C1 + C2 यानी बिल्कुल बातों ही बातों में जो हम सब पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं कि उसका जो जब हमने A और B को जोड़ दिया है आपस में, जब यहाँ पर ये A है हमारा और ये B है, इन दोनों जब हमने आपस में जोड़ दिया है तो अब ये एक चालक बन गया है। कौन सा बन गया, A + B। तो इसका जो विभव होगा, विभव कैसे निकलेगा, ये देखिए उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू क्या होगा, कुल आवेश। इस पूरे चालक पर कुल आवेश कितना हो गया Q1 + Q2 और धारिता कितनी हो गई C1 + C2। तो विभव जो है वो हमारा कितना निकल के आएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता बराबर Q1 + Q2/C1 + C2। ये क्या है, हमारा कुल आवेश है और ये कुल धारिता। मतलब बिल्कुल बातों ही बातों में हम अपने इस पॉइंट पर आ गए हैं। हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव में निकालना था तो उभयनिष्ठ विभव पर आ गए हैं। तो V इक्वल टू Q1 + Q2/C1 + C2। अब Q1 की वैल्यू हम रख दें कि C1 V1 और Q2 की C2 V2। तो यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल के आ गया है। किसके पदों में, ये Q और C के पदों में है और ये C और V यानी धारिता और इनके अलग अलग विभवों के पदों में है। तो उभयनिष्ठ विभव बिल्कुल सरल भाषा में ही निकल के आ गया। इससे हम समीकरण 1 दे देते हैं और यही मान की हमें बार बार आवश्यकता होगी क्योंकि बाकी मान तो सेम ही रहेंगे क्योंकि ये C ही रहेगा, ये C2 ही रहेगा। अब आवेश इस चालक से इस चालक पर आया है तो क्या है, इस पर जो आवेश Q1 है वो कुछ कम हो जाएगा। तो यदि हम इसको मान लें कि ये Q1 डैश हो जाएगा तो अब हम निकालेंगे कितना आवेश इस चालक से इस चालक पर स्थानांतरित हुआ है। अब पहले चालक का मान था, आवेश का मान था Q1, फिर बाद में जब इससे यहाँ पर आवेश चला गया है तो कितना मान रहे, कुछ मान कम हो जाएगा। अब मान लिया हमने कि इस पर अब हमारा आवेश रह गया है कितना, Q1 डैश। तो पहले Q1 था, अब Q1 डैश है तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है वो हम कैसे निकाल देंगे, इन दोनों को घटाकर Q1 डैश और इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो क्या है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस पर आवेश की जो मात्रा स्थानांतरित हुई है इस गोले से इस गोले पर आई है तो वो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल कर आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक बात और समझने के लिए रह गई कि आवेशों का जब पुनर्वितरण हुआ है तो चालक A और B पर आवेश क्या हो गए हैं, क्रमशः Q1 डैश और Q2 डैश हो गया है। ये हमने क्या है माना है कि इस पर Q1 डैश रह गया आवेश और इस पर Q2 डैश हो गया है, यानी उस पहले गोले पर आवेश का मान कम हुआ क्योंकि आवेश स्थानांतरित होकर दूसरे गोले पर आया है। तो अब यहाँ पर जो आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हैं वो भी एक निश्चित अनुपात में होंगे। ये नहीं कि वो किसी भी तरह से बट गए हैं आपस में, या आधा आधा आवेश हो गया है या दोनों पर आवेश की मात्राएं समान हो गई हैं दोनों गोलों पर, ऐसा नहीं है। जैसे पहले गोले मान लिए बड़ा है, इसकी धारिता C1 बड़ी है और दूसरा गोला अगर छोटा है, इसकी धारिता C2 छोटी है, तो क्या होता है कि पहले गोले पर आवेश का मान अधिक आएगा Q1 डैश, क्योंकि क्या है, इसकी धारिता बड़ी है तो इस पर मान अधिक होगा और इसकी धारिता कम है तो इस पर मान जो है आवेश कम आएगा, कम रहेगा। आवेश तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति कर रहा है, लेकिन आवेश जो है अब कितना कितना बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो इस पर क्या है Q2 डैश। अब देखिए हमने जब आवेश का वितरण हो चुका है उसके बाद उस पर उभयनिष्ठ विभव क्या है, V आ गया है V। तो पहले गोले पर आवेश क्या रह जाएगा, Q1 इक्वल टू क्या था C1 V1। अब Q1 डैश इक्वल टू C1 V क्या है उभयनिष्ठ। ये कब की कंडीशन है, जब दोनों हमने तार जोड़ दिए हैं, आवेश का प्रवाह बंद हो गया है तो इस पर एक विभव आ गया है, दोनों चालकों पर V विभव आ गया है। तो पहले चालक पर आवेश Q1 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 V।
तो ये है पहले चालक पर आवेश, और दूसरे चालक पर आवेश क्या है, Q2 डैश इक्वल टू C2V। तो यहाँ पर C2 और 1:2 क्या है, V। तो अब इन दोनों का अनुपात करें तो हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है Q1/Q2 डैश इक्वल टू C1/C2, यानी कि जिस गोले की धारिता अधिक होगी उस पर आवेश अधिक रुकेगा, और जिस गोले की धारिता कम होगी उस पर आवेश कम रुकेगा। यानी संयोजन के बाद अब स्थिति आपकी क्या बनती है कि Q1 डैश इज़ ग्रेटर देन Q2 डैश। कब, जब C1 इज़ ग्रेटर देन C2। जब हमारा C1 इज़ ग्रेटर देन C2 हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा Q1 डैश इज़ ग्रेटर देन Q2 डैश। यानी कि जिस चालक की धारिता अधिक है उस चालक पर अधिक आवेश रहेगा, और जिस चालक की धारिता कम है उस पर कम आवेश रहेगा। लेकिन दोनों चालक पर क्या है, विभव का मान जो हमारा V है, V, ये हमेशा बराबर रहेगा दोनों चालकों पर जब वो आपस में जोड़ दिए गए हैं। बस धारिता जिस पर अधिक है उस पर आवेश अधिक, जिसकी धारिता कम है उस पर आवेश कम, और विभव दोनों पर समान रहेगा। तो हमारा जो ये समीकरण निकल के आ रहा है, इसे ही हम अब शब्दों में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेश का जो है पुनर्वितरण हो रहा है, तो किस अनुपात में होगा कि उनकी धारिताएँ क्या है, C1 और C2। तो आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात, ये अनुपात ही तो है Q1 डैश और Q2 डैश, तो किसके बराबर हो जाएगा, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भाषा में लिख दी है। आप कोई भी सूत्र को भाषा में लिखना सीख गए तो आपको डेफिनेशन आधी समझ लो आ गई है, आधी क्या पूरी आपको उसकी डेफिनेशन लिखना आ जाएगा। हम पहले बता रहे थे उस पेज पर कि स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q1 डैश। तो जितना आवेश पहले किसी गोले पर आवेश Q था, अब बाद में रह गया Q डैश, तो अब जो आवेश यहाँ से गया है दूसरे पर उसका मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो वही है यहाँ पर आवेश जो गया हुआ है उसे हमने डेल्टा Q मान के चले हैं। तो डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। अब Q1 की वैल्यू क्या थी, C1V1, और Q1 डैश की वैल्यू क्या हो गई हमारी, C1V। ये क्या है, हमारा अवयनिष्ठ विभव है। अब बस इसी विभव की वैल्यू हमको वहाँ पर रखनी है। वो क्या थी कि कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश हमारा Q1 प्लस Q2 यानी कि C1V1 प्लस C2V2, और कुल धारिता कैसी है हमारी, समांतर क्रम में है, C1 प्लस C2। तो इसका अंतर हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। अब बाद में हमको क्या करना है, सिर्फ इसे गणितीय विधि से अब हमको इसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा सलूशन निकल के आएगा वो अगले पेज पर है। चलिए पहुँचते हैं अगले पेज पर। आप इसको एक बार अपनी कॉपी पर ज़रूर कर देखें। तो अगले पेज पर पहुँचते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस गणितीय प्रक्रिया आगे बढ़ानी है आपको। इसका एलसीएम ले लिया है और इसका कॉमन लेके अब इसका अंदर गुणा भाग कर दिया। तो हमको क्या मिल रहा है बाद में, डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। तो ये क्या है, इस पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। इसे बस इसमें उभयनिष्ठ विभव को मान रखना है। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 की वैल्यू क्या थी, C1V1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या थी, Q1 डैश की। यहाँ पर C1 ही रहेगा, और जो विभव है हमारा वो उभयनिष्ठ विभव लिया जाएगा। अब उभयनिष्ठ विभव का हमको मान रखना है। वो क्या है, संपूर्ण कुल आवेश बटे कुल धारिता। बस ये सिंपल सा इसकी वैल्यू रखकर पूरा गणितीय विधि से इसे हम सॉल्व करके आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम ये भूल भी जाते हैं तो हमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसकी वैल्यू रखनी है, और जो हमारा V है वो इससे निकल के आ ही जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये तो लैंग्वेज में ही पूरा सॉल्व हो गया था। तो आप अगर बीच में कहीं भूलते भी हैं तो उससे आसानी से ये पॉइंट पर आ जाएंगे। अब हम पहुँचते हैं अपने अगले टॉपिक। हमारा यहाँ इसमें जो पुनर्वितरण में यही 2-3 चीज़ें हैं। एक है हमारा अवयनिष्ठ विभव, और दूसरा है कि आवेश का वितरण जो है वो कैसे हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, धारिताओं के अनुपात में। कैसे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू
C1/C2। जो आवेश का जो पुनर्वितरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, धारिताओं के अनुपात में। और अब क्या है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का वास, यानी कि जो ऊर्जा की हानि हो रही जब हम इन दोनों आवेशों को आपस में जोड़ रहे हैं, चालकों को। तो यहाँ पर जब हम दोनों चालकों को आपस में जोड़ रहे हैं तो जो ऊर्जा की हानि हो रही है, बस उस ऊर्जा हानि की गणना करनी है। वो हम कैसे करेंगे कि जोड़ने से पहले उसकी कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले उसकी कुल ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा, वो हम निकाल लेंगे। कुल स्थितिज ऊर्जा उसकी निकल के आ रही है ये। और जब जोड़ने के बाद उनकी कुल ऊर्जा कितनी रह गई है, तो उन दोनों ऊर्जाओं का अंतर, जैसे कि यहाँ पर हमने ये लिया हुआ जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी है U, और जोड़ने के बाद हमने मान लिया कि U डैश रह गई है। तो अब जो ऊर्जा की हानि हुई वो किससे निकल के आएगी, इसी से निकल के आएगी, U माइनस U डैश से। तो यदि यह मान हमारा शून्य रहता है, यानी कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई ऊर्जा की हानि नहीं हुई है। और यदि इसका मान हमारा कैसा आ रहा है, यदि इसका मान जो है हमारा धन आ रहा है, यानी कि ये ऊर्जा का मान अधिक है और इस ऊर्जा का मान कम है, यानी कि जोड़ने से पहले ऊर्जा अधिक थी और जोड़ने के बाद क्या है ऊर्जा कम हो गई है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ वास्तव में ऊर्जा की हानि हुई है। और यदि ऋण चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस के लिए क्या कह के चलते हैं कि ये चीज़ संभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं हमारा प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है या शून्य आ रहा है। और यहाँ पर हमको पता ही है कि ऊर्जा की हानि होनी है, तो हमारा U माइनस U डैश ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा मान था कितना, प्लस U माइनस U डैश। अगर हम प्लस आएगा तो ऊर्जा की हानि हुई है, ऊर्जा की हानि तो होती ही है, तो हमारा यहाँ पर क्या है लास्ट में प्लस आएगा। तो देखिए आवेश क्या है, ऊंचे विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और इसका आवेश के मान पर कोई निर्भर नहीं करता है, सिर्फ आवेश की गति किस ओर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, सिर्फ विभव के मान पर ही निर्भर करता है। तो ऊर्जा जब उच्च विभव से नीचे विभव पर जा रही है तो देखते हैं चालकों को जोड़ने से पहले चालक की स्थिति ऊर्जा क्या थी, 1/2 C1V1²। ये हमने पहले वीडियो में चालक की स्थिति ऊर्जा निकाली हुई है, तो वहाँ से आ रही है 1/2 C1V1²। या फिर हम आपको बता चुके हैं कि V विभव पर Q आवेश की ऊर्जा कितनी होती है, QV। और जब हम इसे शून्य विभव पर से लेकर V विभव पर कोई आवेश लेकर आते हैं तो ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/2 QV। तो ये ऊर्जा में इसमें और इसमें इतना फ़र्क है, हम पहले ही बता चुके हैं। इसको आप ज़रूर गौर से समझ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कुछ लोग लड़के भूल जाते हैं कि कहाँ पर 1/2 है, कहाँ पर पूरा है QV है। तो इसलिए ये पूरा आप लोग समझ लें कि जब यहाँ पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के लिए हम इसे शून्य से लेकर V विभव पर पहुँचाते हैं, और जब V विभव पर आवेश Q है, यानी कि सीधा विभव हमारा V है, उस पर आवेश Q है, तो हमारी सीधी ऊर्जा क्या हो जाएगी, QV। तो यहाँ पर हम इनके मान रखते हैं। ऊर्जा वास हमारा कितना निकल के आ रहा है, कितनी ऊर्जा हानि हो रही है, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस हमारी कुल धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2, और बेनिस्ट विभव है हमारा V। तो V का मान क्या होता है, V = समेशन Q, यानी कि कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो बस इसका ही मान हमको रखना है C1 और V1 के पदों में, Q = CV। तो हमें इसके मतलब हमको ये क्या है याद करने में आसानी रहती है, इसलिए ये हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। वैसे अब आपको याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने V का मान रख दिया, वनिष्ठ विभव V का मान, और इसे आराम से गणितीय समीकरण को इसे हम हल करते हुए आते हैं। आप आसानी से धीरे धीरे से करें तो हमको अंत में क्या वैल्यू निकल के आती है कि डेल्टा U = 1/2 C1 C2/C1 + C2, और कोष्टक में V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब देखिए C1 और C2 क्या है हमारा, ये हमारे
किसी चालक के लिए क्या निश्चित रहती हैं और ये संख्या हमेशा कैसी होती हैं, धनात्मक। और V1 माइनस V2 यानी कि इन दोनों के विभवों का अंतर, चालक A और B के विभवों का अंतर। अब ये अंतर चाहे इस कोष्टक के अंतर धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, लेकिन जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वो हमें कैसा मान प्राप्त होगा, धनात्मक। यानी कि हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा U निकल के आया है वो कैसा निकल के आया है, धनात्मक। यानी कि U माइनस U डैश प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा का मान अगर धन आ रहा है तो क्या मतलब हुआ कि प्रारंभ में ऊर्जा अधिक थी, इसकी ऊर्जा कम है, तभी तो हमें धन प्राप्त हुआ है। तो यानी कि प्रारंभ में ऊर्जा अधिक थी, बाद में ऊर्जा जोड़ने के बाद कम हो गई है। तो यह अर्थात यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा कुछ कम हुई है। तो यहाँ पर धन चिन्ह से भी सिद्ध हो रहा है कि ऊर्जा का ह्रास हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम हो जाती है, नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती है। तो कहीं कहीं पर ये भी कह देते हैं कि ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन नष्ट नहीं, क्या है, ये परिवर्तित होती है। तो आवेशों को पुनः, दो चालकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उस पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, किस प्रकार से होता है और उसका उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा और ऊर्जा कितनी नष्ट होगी, ये सब चीज़ें अब हमने इस टॉपिक में कवर कर ली हैं। तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया, V=, क्योंकि हमारा आवेश कैसा है, पहले जितना ही रहेगा, यानी कि आवेश हमारा नष्ट नहीं होता है। तो क्या हो गया, Q1 प्लस Q2, और हमारी कुल धारिता कितनी रह जाएगी, C1 प्लस C2। तो ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। और जोड़ने के बाद इनमें आवेश किस प्रकार से वितरित हो जाता है, जैसे जोड़ने से पहले Q1 था और उसके बाद Q1 डैश हो गया है, और यहाँ पर Q2 डैश किस प्रकार से होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात में। जिसकी धारिता अधिक होगी उस पर आवेश अधिक होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश कम होगा। और ये हमारी यहाँ पर क्या है, इसकी ऊर्जा है। ये ऊर्जा कैसी होती है, हमेशा धनात्मक निकल के आती है, इसका मान आप याद कर लें। तो ये हमारे टॉपिक पूरे इसमें कवर हो गए हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है।